अस्सलाम वालेकुम यार वो पहले ना घर के काम आगे से थोड़े से और वो मैं खाना खा था, तो सॉरी मैं आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया। मगर जो आपका क्वेश्चन था मैंने वो देखा, वो मैंने पढ़ लिया और अभी मैं जितना मैं बेस्ट एक्सप्लेन कर सकता हूँ उतनी कोशिश करता हूँ यार। देखो अब यार ये तो इन्होंने हमें पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इसमें जो चीज़ें नोट करने वाली हैं, एक तो हमने फिगर को नोट करना है, एक हमने इस मेट्रिकली रेस्ट वाली बात को नोट करना है, और बाकी जो डाटा मैंने वो यहाँ कॉपी कर लिया। ठीक है, अब हम डाटा ये कॉपी करते हैं कि जो बंदे का वेट है वो 600 न्यूटन्स है, जो यूनिफॉर्म प्लैंक है उसकी लेंथ 20 मीटर्स है, जो वेट ऑफ यूनिफॉर्म प्लैंक है वो 250 न्यूटन्स है, जो डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू है वो कितना है, वो 10 मीटर्स है, जो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो डिस्टेंस ऑफ मैन फ्रॉम क्यू है वो हमेशा एक्स है, और सिमेट्रिकली इट क्या कहते हैं, इट इज़ सिमेट्रिकली एट अ रेस्ट पोजिशन, यानी कि इस पर जितने भी फोर्स एक्ट कर रहे होंगे, जितने भी टॉर्क्स एक्ट कर रहे होंगे वो इक्वल टू ज़ीरो होंगे, तो वो इक्विलिब्रियम में होगा। अगर वो इक्विलिब्रियम में होगा तो हमको पता चल जाता है यहाँ प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स भी अप्लाई हो सकता है। तो मैंने ये सारा डाटा गैदर कर लिया। जब मैंने ये सारा डाटा गैदर कर लिया, आगे अब मैं इसी की ना मैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इसकी डायग्राम बनाता हूँ। जब मैं इसकी डायग्राम बनाता हूँ, रेहान मैं इस डायग्राम को ज़रा एक्सप्लेन करता हूँ। देखो अब हमें पता है रेहान कि देखो ये पूरा जो प्लैंक है ना, ये यहाँ से लेकर एंड तक ये पूरा 20 मीटर की इक्वल है। ठीक है, ये पूरा 20 मीटर की इक्वल है। अच्छा, अब हमें ये पता है कि यहाँ अगर मैं पी और क्यू रख देता हूँ तो यहाँ ये बीच वाला पूरा 10 मीटर की इक्वल है, क्योंकि जो हमने डिस्कस किया था पी और क्यू के दरमियान का डिस्टेंस। अगर इन दोनों के दरमियान का भाई 10 का डिस्टेंस है, तो फिर हम देखते हैं कि यहाँ से भी एक हिस्सा निकल रहा है, और आप यहाँ से देखते हो कि यहाँ से भी एक यूनिफॉर्म सा आप देखते हो कि यहाँ देखो यार, यहाँ इन्होंने हमें दिया भी हुआ है कि इन्होंने हमें डायग्राम में दिया हुआ है कि यहाँ देखो, यहाँ ये हमें पता 10 है, और डायग्राम में इन्होंने हमें बताते हैं कि यहाँ से ये 5 मीटर है। ठीक है, अगर ये 5 मीटर है और ये 10 दिया हुआ है, तो फिर ये कितना रह जाता है, ये भी 5 ही रह जाएगा। यूँ ये 5 रह जाएगा, तो ये 20 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, यानी कि पूरा तो 20 है, मगर क्योंकि हमें पता है ये 10 है और उन्होंने हमें डायग्राम में भी दिया हुआ है कि ये जो है 5 है, तो ये 5 होगा और रिमेनिंग इस 20 में से 5 रह जाएगा, जो कि फिर ये हो जाएगा। सही है। अब यार अब हमने एक और चीज़ इंपॉर्टेंट देखनी है। वो चीज़ इंपॉर्टेंट ये कि इन्होंने हमें दिया हुआ है इसका वेट, इस प्लैंक का। अब किसी भी रैन चीज़ का जो वेट होता है ना, यूनिफॉर्म या जिस तरह भी, उसका जो वेट होता है वो उधर लाई करता है जहाँ उसका सेंटर होता है, उसकी बॉडी का अमूमन जो सेंटर होता है ना, जो उसकी बॉडी का सेंटर होता है वहाँ होता है उसका, ये आप समझ लो सेंटर ऑफ मास। क्योंकि ये क्या होता है, ये ऐसा इमेजिनरी पॉइंट होता है जहाँ से किसी भी बॉडी का जो मास है उस पर जो उसका वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स एक्ट करता है। तो जैसे ये ज्योमेट्रिकल बॉडीज़ या यूनिफॉर्म बॉडीज़ ऐसी होती हैं, इनका जो सेंटर होता है वो उनका अक्सर ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है, या इनकी बॉडी का बिल्कुल दरमियानिया पॉइंट होता है, जो कि अगर हम इस पूरी प्लैंक को देखते हैं तो आप अंदाज़न कह सकते हो कि ये अंदाज़न कह सकते हो कि ये एक्स वाले इस एरिया में कहीं होगा। ठीक है, तो मैंने भी उसी अंदाज़ा लगाते हुए मैंने यहाँ ये 250 न्यूटन्स का लिख दिया। अच्छा रेहान, अब आप ये कह रहे हो कि ये 250 न्यूटन्स का ये बिल्कुल दरमियान में पॉइंट होगा। अब जब हमने बात कर लिया कि यूनिफॉर्म या फिर जो ज्योमेट्रिकल बॉडीज़ होती हैं उनके बिल्कुल दरमियान में होता है उनका ये सेंटर, तो यानी कि ये अगर दरमियान में है तो ये यानी कि इसकी बॉडी की इस एंड से और इस एंड से इसकी लेंथ एक होनी चाहिए। इन अदर वर्ड्स कि अगर ये यहाँ है तो यानी कि इस बॉडी की जो ये 20 मीटर की लेंथ है ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी, ये हिस्सा 10 मीटर का, ये हिस्सा 10 मीटर का। अब इसी लॉजिक को अप्लाई करते हुए आपको पता है ये 5 है, ये 5 है, रह गया ये हिस्सा। अब ये हिस्सा कितना है, 10 मीटर का, ये बीच में है इसके बिल्कुल, ये क्योंकि इसके बिल्कुल बीच में है तो आपको पता चल जाएगा ये 10 है, तो ये 5, इसका ये वाला हिस्सा 5 और इसका ये वाला हिस्सा 5। सही है, तो आप इस तरह लिख लोगे। अब इन डिस्टेंसेस को मैं नाम कर देता हूँ, इसको ना मैं ऐसा नाम करता हूँ, मैं इसको सी लिख देता हूँ। ठीक है, तो यानी कि मैं कह सकता हूँ कि भाई जो पी सी है वो इक्वल टू हो जाएगा 5 मीटर। ठीक है, और ये इसी तरह जो सी क्यू है या क्यू सी जिस तरह भी लिखना चाहते हो वो 5 मीटर है। ठीक है, और आप ये कह दोगे फिर जो पी क्यू है वो इक्वल टू 10 मीटर है। ठीक है, और इसी तरह इसका मैं नाम लिख दूँगा E1 और इसका मैं नाम लिख दूँगा E2। ठीक है, यानी कि N1 और N2, यानी कि मैं लिख दूँगा भाई PE1 जो है, मैं वैसे ही लिख रहा हूँ ताकि हमें पता हो, ये 5 मीटर है, और ये हो जाएगा भाई QE2। ठीक है, QE2 जो भी इक्वल टू हो जाएगा 5 मीटर, जैसे हमने ऊपर कंक्लूड किया। हाँ 5 मीटर। ठीक है, ये हमने सारे डिस्टेंसेस लिख लिए ताकि जब हम कैलकुलेशन करें तो हमारी आसानी हो। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन क्या है, हम पहले जल्दी से क्वेश्चन देखते हैं। हमारा ए पार्ट ये है कि वो कहता है जो अपवर्ड फोर्सेस हैं वो एग्जर्ट होती हैं पी और क्यू पे। ठीक है, हम वो जल्दी से इस डायग्राम पे बना लेते हैं। सॉरी थोड़ी मेसी सी डायग्राम है यार, लेकिन आई होप इट यू कैन सी दैट। ये देखो ये फोर्स है। ठीक है, अब ये इन्होंने हमें दी हुई है कि जो पी पे एक्ट कर रही है अपवर्ड फोर्स वो फोर्स पी है।
जो क्यू पे अपवर्ड फोर्स एक्ट कर रही है वो फोर्स क्यू है, ठीक है। हमने इन दोनों का नाम लिख दिया, सही है। अब हमें बताइए अपवर्ड को एक्ट कर रही है। अब रेहान, अब बड़ा इंपॉर्टेंट जो कि हमारा क्या कहते हैं इन्होंने क्वेश्चन में आगे बोला है, वो ये बोला है कि आपने ना इन दोनों को क्या कहते हैं, हमने ये सपोज कर लिया और ये सपोज करते हुए हमने कोई दो इक्वेशंस बनानी है जो कि एक्सप्रेस करेंगी एफ पी को और एफ क्यू को एज फंक्शंस ऑफ एक्स। अब फंक्शंस ऑफ एक्स क्या होता है यार? फंक्शन जैसे हमने अलजेब्रा में पढ़ा होता है एक्सप्रेशंस, या इन अदर वर्ड जैसे कि अगर मैं लिखूँ ना कि सी इज़ इक्वल टू 2x+3, तो ये जो है ना 2x+3, ठीक है, ये जो c है ना, c को आपने एक्सप्रेस कर दिया है एज अ फंक्शन ऑफ x, 2x+3, सही हो गया। यानी कि इसका मतलब ये करना होता है। चलो अब हमने ये जब बात समझ ली तो हम यहाँ आ जाते हैं, सही है। तो अब हम अगर इसको अप्लाई करते हैं यहाँ, तो हमारा सबसे पहला जो है हमारा मोटिव है वो हमने देखना है कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। हमें अपना क्वेश्चन तो पता है कि हमने इनकी इक्वेशंस लिखनी है जो इनको एज फंक्शंस ऑफ एक्स दिखाएं, ठीक है, एफ बी की और एफ क्यू की रिस्पेक्टिवली। तो अब इसका रेहान जो इन्होंने एक मेथड किया हुआ है वो है, और एक मेरा मेथड अपना है जो कि मैं आपको दोनों मेथड से करा दूंगा, और जो आपको सही लगता है उससे कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, जो पहला मेथड है वो हम ये करेंगे कि हमने इधर भी प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स को कंसिडर किया, हम भी इसको कंसिडर करेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे हमने पहले डिस्कस किया था ये इक्विलिब्रियम पे। अब प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स हमें क्या कहता है कि सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स। अच्छा यार, अगर आप देखते हो कि ये जो फोर्सेज हैं ये दोनों तो पिवट पे एक्ट कर रही हैं, तो यार ना कोई और है नहीं, अगर दूसरी तरीके से करता हूँ वो तो जीरो बननी चाहिए। नहीं, हम क्या करेंगे, अगर हमने एफ पी का निकालना है ना, तो हम क्या करेंगे, हम पिवट दूसरे को कंसिडर कर लेंगे, समझ आ गई। जैसे अगर हमने एफ पी को निकालना है ना, तो हम उसके उल्टे वाली जो पिवट है उसको हम कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। उस तरह हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी मेरा ये है कि मैंने एफ पी को निकालना है, मेरा जो है जो मेरा इरादा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसके ऑपोजिट वाला पिवट ले लूँगा जो कि क्यू है। अब मैं लिखूँगा भाई टेकिंग मोमेंट एट क्यू, या टेकिंग क्यू एज पिवट, या टेकिंग क्यू एज पिवट, जैसा आपका दिल चाहता है आप वैसे से वर्ड कर सकते हो, बस मीनिंग रेलिवेंट रहना चाहिए, सही है। पहले हम देखेंगे सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स। अच्छा यार, सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स, अगर मैं इसको ना, ये क्योंकि थोड़ी मैसी सी डायग्राम है तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसी को ना यहाँ क्लियर कर देता हूँ। मैं ना अब सिर्फ पिवट क्यू को देख रहा हूँ, ठीक है। मैंने ये क्यू लिखा, अब मैंने क्यू बनाया, और ये मैंने बनाया भाई, मुझे पता है कि मैंने ना असल में ये इसको मैं हटाऊँगा, मैं इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर दूँगा। आप ये समझो, चलो मैं ये आपकी सिंप्लीफिकेशन के लिए और चीज़ कर देता हूँ। यहाँ अभी पिवट पी लगाया हुआ है लेकिन हम इसको कंसिडर नहीं कर रहे, हम सिर्फ इसके जो फोर्स एक्ट कर रही है एफ पी से हम देख रहे हैं, ठीक है। अब हमें पता है, हमें ये पता है कि भाई जब आप इसको यूँ बनाते हो तो ये 10 के इक्वल है, ये पूरा जो डिस्टेंस है ना, ये पूरा डिस्टेंस ये 10 मीटर के इक्वल है, और इस डिस्टेंस के हाफ वे पे फोर्स एक्ट करिए 250 न्यूटन की, जिसकी वजह से ये डिस्टेंस 5 मीटर में आप समझ रहे हो तकसीम हो जाता है, ठीक है। और फिर क्या होगा कि हमें एक और चीज़ पता है कि मैन किधर वॉक कर रहा था। अच्छा, अब ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। अब हमें ये पता है कि भाई जो मैन है, हमें ये तो इतना तो हमें आता है, मगर हमें ये पता है कि जो मैन है वो एट डिस्टेंस ऑफ एक्स है फ्रॉम क्यू, तो हम एक्स लिख लेंगे और ये हमें चलेगा 10 - x, ठीक है। यानी कि हमें ये स्पेसिफिक वैल्यूज़ तो इसकी पता है, मगर हमें इनकी जो ये जो इन्होंने हमें जो रिक्वायर्ड वैल्यूज़ है ना, वो अभी हमें कख नहीं पता, वो हम लोग अभी जज नहीं कर सकते, सही हो गया। अच्छा, तो अब हमने क्या करना है, हमने एफ पी का एज ए सोल्यूशन वो दिखाना है। तो अब हम लोग इसी चीज़ को देखेंगे कि यहाँ कितनी यहाँ ये हो गया ये डिस्टेंसेस, और आपको पता है कि एक्स के साथ यहाँ 600 न्यूटन की एक फोर्स नीचे लग रही है, तो हम वो भी लिख देंगे। अच्छा, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स। अगर यार आप इस तरह देखते हो तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कौन सा होगा? इस तरह अगर आप देखते हो कि भाई आपका पिवट यहाँ है, सही है, और यहाँ से एक्ट कर रहा है, तो यानी कि अगर आप यूँ देखोगे, ठीक है, तो जो आपका सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स होगा ना, आपका सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स तो ये दो होंगे, ठीक है। यानी कि इन दोनों का सम जो है वो सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स होगा, और इन दोनों के टॉर्क का जो सम है वो क्लॉकवाइज मोमेंट्स होगा, और ये अकेला जो है ये सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स होगा, ठीक है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो हम लोग पहले सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स निकाल लेते हैं, जो कि हम देखते हैं कि हम निकाल सकते हैं या नहीं। तो वो इस तरह होगा कि आप देखोगे सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स
राइट हो गया जी। तो सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट सबसे पहला हो जाएगा हमारा ये 250 न्यूटन वाला, हाँ ठीक है 250 न्यूटन वाला, और नहीं सॉरी ये पहले 250 न्यूटन वाला फिर 600 न्यूटन वाला, पहले हम 250 वाला न्यूटन निकालते हैं। तो ये तो हमें पता है कि 5 मीटर के डिस्टेंस पे जैसे हमने डिस्कस किया, तो हम लिखेंगे भाई इसका जो फोर्स है वो 250 है और इसका जो डिस्टेंस है वो 5 है, तो ये इसका टॉर्क निकल आएगा, ठीक है। फिर हम इसको ऐड कर देंगे एक और क्लॉकवाइज मोमेंट में जो 600 है। 600 का हमें ना 600 हमें फोर्स तो पता है, अगर हमें इसका डिस्टेंस सिर्फ ये बताया कि इसका डिस्टेंस सिर्फ x है, तो हम 600 इंटू एक्स कर देंगे, सही है, यूँ कुछ हाँ ये हो जाएगा। फिर सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स, ये मल्टीप्लाई का साइन है ये एक्स है, ठीक है। सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स, अब एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स इधर ये है, तो हम यहाँ लिखेंगे, हम लिखेंगे भाई एफ पी इंटू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, यानी कि जो डिस्टेंस होगा। अच्छा आपको पता है कि क्यू से लेकर पी तक पूरे 10 का डिस्टेंस है, तो आप यहाँ क्या लिख दोगे, आप लिख दोगे 10, ठीक है। और अब इस पूरे क्वेश्चन को हम लोग जो है सॉल्व कर लेंगे, और अगर हम सॉल्व करते हैं तो चलो हम देखते हैं क्या आते हैं। 500 कितना होगा भाई 0, 5 5 सर कितना होता है 5 5 से 25, तो 5 5 से 25 तो यानी कि 5 इधर और 2 ऊपर, फिर 5 2 सर कितना होता है 5 2 सर 10, और 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा 12, ठीक है। ये हो गया हमारा 12 सॉरी, ये हो गया 500 5 5 25, 5 इधर 2 ऊपर, 5 2 10 10 प्लस 2 12, ठीक हो गया जी 1250, प्लस कितना हो जाएगा भाई 600x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा भाई एफ पी 10 या 10 एफ पी हो जाएगा। और हमने एफ पी फाइंड करना है, हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे भाई 1250 प्लस 600x डिवाइडेड बाय 10, ठीक है, डिवाइडेड बाय 10। अच्छा जब हम इसको डिवाइड बाय 10 करेंगे ना, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपने 1250 प्लस 600x को प्लस 600x जो डिवाइड बाय 2 क्या कहते हैं उसे अपना